अच्छा, जब हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक विच इज़ दी ईसोफेजियल डिसऑर्डर्स। ठीक है, ईसोफेजियल डिसऑर्डर में हमने डिस्फेजिया डिस्कस करना है, ओरल एंड ईसोफेजियल कैंडिडियासिस, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जिसको हम गर्ड कहते हैं, एकलेजिया हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा कार्सिनोमा ऑफ द ईसोफेगस। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमने डिसऑर्डर्स ऑफ द ईसोफेगस में कवर करने हैं। सबसे पहले जो है ईसोफेजियल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट प्रेजेंट करता है वो बताए गए हैं। डिस्फेजिया क्या होता है कि पेशेंट को स्वेलोइंग में डिफ़िकल्टी हो। ठीक है, स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी हो, लेकिन अगर उसी स्वेलोइंग में पेन हो तो उसको हमने कहना होता है ऑर्डिनोफेजिया। ठीक है, पेनफुल स्वेलोइंग इज़ ऑर्डिनोफेजिया, और यूजुअली कैंडिडियासिस की वजह से ये पेन हो रहा होता है या हर्पीस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन की वजह से। हार्ट बर्न क्या होता है, रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस की वजह से एसिड जो है रिफ्लक्स कर रहा है, ईसोफेगस इन्फ्लेम हो रहा है, तो इसको कहते हैं हार्ट बर्न। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है डिस्फेजिया जो है ये स्वेलोइंग में डिफ़िकल्टी अगर हो तो उसको हमने कहना है डिस्फेजिया। क्यों वो डिफ़िकल्टी हो रही है, स्वेलो नहीं कर पा रहा, उसके कॉजेज़ फॉलोइंग है। उसको क्लासीफाई किया गया है कि डिस्फेजिया फॉर द सॉलिड हो सकता है या डिस्फेजिया फॉर द लिक्विड। ठीक है, जो सॉलिड के लिए डिस्फेजिया होगा वो मैकेनिकल डिस्फेजिया होगा, यानी अंदर कोई इंट्रिंसिक या तो नैरोइंग हो गई है, जैसे ईसोफेगस में नैरोइंग क्यों होगी, या तो कोई बिनाइन ईसोफेजल स्ट्रक्चर बन गया है, या ईसोफेजल वेब फॉर्मेशन एंड शैट्सकीज रिंग्स बनी है। ठीक है, ये शैट्सकी रिंग क्या होता है, लोअर ईसोफेगस पे जो है नैरोइंग हो जाती है, रिंग फॉर्मेशन बनती है जिसकी वजह से डिस्फेजिया होता है। ठीक है, या तो वो इंट्रिंसिक नैरोइंग हुई है किसी बिनाइन या मैलिग्नेंट ईसोफेजल ट्यूमर की मौजूदगी की वजह से, नैरो हो गया अंदर से। ठीक है, तो ये मैकेनिकल हो गया इसमें कॉज, या इंट्रिंसिक नैरोइंग होगी और बाहर से कोई कंप्रेशन हो रही है ईसोफेगस की जिसकी वजह से सॉलिड्स के लिए डिस्फेजिया है। क्यों कंप्रेशन हो रही है, एक्सट्रिंसिक बहुत ज़्यादा इनलार्ज थायराइड ग्लैंड हो गया है, या सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हुई है, या पोस्टीरियर मेडिस्टर्नम में कोई मांस पड़ा हुआ है जो। उसके बाद आता है डिस्फेजिया फॉर द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बोथ। ठीक है, अगर दोनों चीज़ों के लिए हो रहा है, सॉलिड और लिक्विड दोनों, तो ये मोटर डिस्फेजिया होगा, कोई मोटर प्रॉब्लम है। सिर्फ सॉलिड के लिए कोई नैरोइंग जो है हो सकती है, जो सिर्फ सॉलिड्स के लिए है वो मैकेनिकल डिस्फेजिया है। ठीक है, उसमें एक्सटर्नल या इंटरनल नैरोइंग है, इंटरनली नैरो हो गया है या एक्सटर्नली कंप्रेशन हो रही है। ठीक है, तो हमने कहा कि वो मैकेनिकल डिस्फेजिया है, लेकिन दोनों सॉलिड और लिक्विड के लिए हो रहा है तो मोटर डिस्फेजिया कहलाएगा। उसमें स्क्लेरोडर्मा की वजह से, एकलेजिया, डिफ्यूज ईसोफेजल स्पाज्म हुआ है, डायबिटिक न्यूरोपैथी या बल्बर पाल्सी। ठीक है, इन सारी कंडीशन में मोटर जो है मोटर कॉज है जो कि उसकी इम्पेयर हुआ है और डिस्फेजिया हो रहा है। अर्ली इन्फ्लामेटरी कंडीशन जैसे स्टोमेटाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, इस तरह की इन्फ्लामेटरी कंडीशंस जो होंगी ना वो लिक्विड के लिए डिस्फेजिया करवाएंगे। अब डिस्फेजिया के साथ पेशेंट आया है, आपने क्या इन्वेस्टिगेशन करवानी है, आपने तो देखना है पहले कि क्या मसला है उसको, तो आप क्या करवाएंगे, एंडोस्कोपी। तो अपर जीआई एंडोस्कोपी हम इसको कहते हैं। यही इसमें फ़र्स्ट चॉइस होता है कि अगर कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ट्यूमर है, नैरोइंग है, अंदर स्ट्रक्चर बन गया है, या अंदर कोई ईसोफेजल वेब है, शैड्स की रिंग्स बनी हैं, उनको देखने के लिए हम अपर जीआई एंडोस्कोपी करवाते हैं। दूसरा, हमने बैरियम स्वेलो करना होता है। जो मोटिलिटी डिसऑर्डर अगर सस्पेक्टेड है, आपको ऐसा लग रहा है कि मोटिलिटी डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है डिस्फेजिया, जैसे मोटर डिस्फेजिया था बोथ फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड, तो उन कॉजेज़ को रूल आउट करने के लिए आप बैरियम स्वेलो करवाते हो, और ये मोटिलिटी डिसऑर्डर में फ़र्स्ट इन्वेस्टिगेशन और फर्स्ट चॉइस होता है। ठीक है, देन आता है ओरल एंड ईसोफेजियल कैंडिडियासिस। अच्छा जी, उससे पहले थोड़ा सा लास्ट में देख लें, एटियोलॉजी है डिस्फेजिया की, उसको उसने समराइज़ किया है टेबल में। ठीक है, कुछ ओरल कॉजेज़ होते हैं, ठीक है, जिसमें डिस्फेजिया हो रहा है, लाइक पेनफुल मैस्टिकेशन। ठीक है, चबाने में जो है दर्द हो रहा है, लाइक ओरल मैलिग्नेंसी इसकी वजह हो सकती है, टॉन्सिलाइटिस की वजह से। ठीक है, हर्पीस सिम्प्लेक्स, एपिथस अल्सर्स, मुंह में जो छाले बन जाते हैं, और स्टोमेटाइटिस। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल म्यूकोजा। तो ये ओरल कॉजेज़ जो है लीड करते हैं डिस्फेजिया की तरफ। फेरेंजियल कॉजेज़ में फेरिंग्स में क्या मसला हो सकता है, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ के बाद जो है स्ट्रोक जैसे हो गया, उसमें फेरेंजियल डिस्फेजिया जो है कॉज बनता है। बल्बर और सूडो बल्बर पाल्सी, क्योंकि स्ट्रोक वगैरह ब्रेन स्टेम को अफेक्ट कर रहा है, तो नर्व्स और मसल्स जो स्वेलोइंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो नर्व्स इन्वॉल्व हुई हैं, तो इस वजह से डिस्फेजिया मेनली हो रहा है। ठीक है, इसी तरह फेरेंजियल मैलिग्नेंसी अगर है तो डिस्फेजिया होगा। माइस्थीनिया ग्रेविस, ये भी फेरेंजियल डिस्फेजिया करवाएगा। मोटर न्यूरॉन डिजीज़,
ग्लोबस हिस्टेरिकस। ग्लोबस हिस्टेरिकस एक्चुअली जिसको हम ग्लोबस फेरेंजिस भी कहते हैं, ये सब्जेक्टिव सेंसेशन होती है। ऐसा महसूस होता है कि कोई फॉरेन बॉडी या कोई लंप गले में फंसा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली कोई फिजिकली ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, ठीक है ये कन्वर्जन डिसऑर्डर की एक फॉर्म है, ठीक है। सब्जेक्टिव एक साइकोलॉजिकल इशू होता है, एंजाइटी की वजह से ज़्यादातर रिलेटेड होता है, तो उसमें भी ये फेरेंजियल डिस्फेजिया का ये कॉज है। और फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम जो बन जाता है उसमें भी डिस्फेजिया होगा। अब ईसोफेगस में क्या कॉजेज़ है? ईसोफेगस में या तो मोटिलिटी, ईसोफेगस की मोटिलिटी अफेक्ट हुई है, या ईसोफेगस पर बाहर से कोई एक्सट्रिंसिक प्रेशर पड़ रहा है, या उस पर अंदर से इंट्रिंसिक प्रेशर है, या उसमें वेब्स एंड रिंग्स बनी है। तो मोटिलिटी डिसऑर्डर में एकलेजिया आगे डिटेल में हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है। मोटिलिटी डिसऑर्डर है ईसोफेगस का। डिफ्यूज़ स्पाज़म अगर पूरे ईसोफेगस में हो तो वो भी डिस्फेजिया करवाएगा। शगास डिजीज़ जो एक्चुअली ट्रिपैनोसोमा क्रूजी की वजह से होती है, ठीक है, जिसमें नर्व्स माइंटेरिक प्लेक्सस ईसोफेगस का डैमेज होगा तो मोटिलिटी इम्पेयर होगी, ईसोफेगस डायलेट भी हो जाता है मेगा कॉलन, ठीक है, तो उसमें भी डिस्फेजिया होगा। स्क्लेरोडर्मा में भी डिस्फेजिया होता है क्योंकि उसकी मोटिलिटी अफेक्ट हो रही है और स्ट्रक्चर्स भी बन जाते हैं, तो इस वजह से है ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। तो स्मूथ मसल का डिस्फंक्शन हो रहा है ना ईसोफेगस के स्मूथ मसल का, पेरिस्टाल्सिस एब्सेंट हो रही है या रिड्यूस हो रही है, लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर की टोन भी जो है इसमें लोअर, फूड जो है वो ईसोफेगस से इजीली मूव नहीं कर पाता और पेशेंट को डिस्फेजिया होता है, ऐसा फील होता है कि फूड फंस गया, स्टक हो गया, ठीक है। इसी तरह डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी जो है मोटिलिटी डिसऑर्डर होता है। डायबिटीज़ स्पेशली अगर अनकंट्रोल और लॉन्ग स्टैंडिंग हो तो उसमें गैस्ट्रोपैरेसिस होती है, ठीक है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है वो स्लो हो जाती है, तो इसलिए ईसोफेजल मोटिलिटी जैसे भी जो है डिसऑर्डर्स होते हैं। और एक और जो हमें पता है डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होती है, तो उसमें भी जो है मसल्स और नर्व डैमेज हो रही हैं, तो उसकी वजह से मसल्स और नर्व जो हमारी जीआई मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है वो अफेक्ट हो रही है, तो इस वजह से डिस्फेजिया होता है, ठीक है। ये मोटिलिटी डिसऑर्डर में आ गए। अब ईसोफेगस में बाहर से एक्सट्रिंसिक प्रेशर क्यों पड़ रहा है? कोई मेडियस्टिनल मास हो सकता है। कौन से हैं वो मेडियस्टिनल मास? ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो सकता है, लेफ्ट एट्रियम ही डायलेट होके प्रेशर दे सकता है, एओर्टिक एन्यूरिज्म, फॉरेन बॉडी प्रेशर दे सकती है, और इसके अलावा गोइटर, ठीक है, थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट भी उसको कंप्रेस करेगी, एक्सट्रिंसिक प्रेशर देगी। इंट्रिंसिक लेशन जो डिस्फेजिया कराएंगी ईसोफेगस में, वो ईसोफेगस के अंदर बिनाइन ईसोफेजल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, यानी जो ईसोफेगस है वो नैरो हो जाता है, स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, तो उससे डिस्फेजिया होता है पेशेंट को। या कार्सिनोमा, यानी अंदर उसके लूमेन में ही जो है कार्सिनोमा हो जाए, स्पेशली जो कार्डिया वाला रीजन होता है ईसोफेगस का, वहाँ पर अगर कार्सिनोमा हो तो हम उस पेशेंट को डिस्फेजिया करवाएगा। जो सुपीरियर मोस्ट होता है ईसोफेगस का रीजन, जिसको हम सर्वाइकल ईसोफेगस होता है, एक थोरेसिक होता है, एक एब्डोमिनल। तो जो एब्डोमिनल रीजन होता है ना, जहाँ कार्डिया जहाँ पे स्टमक के साथ वो कनेक्ट हो रहा है, यानी ईसोफेजो गैस्ट्रिक जंक्शन जो है, जो स्टमक का मोस्ट सुपीरियर मोस्ट पार्ट होता है, उसको हम कार्डिया कह रहे हैं, तो वहाँ पर स्पेशली अगर कार्सिनोमा हो तो पेशेंट को डिस्फेजिया होगा। देन फोर्थ कॉज जो है ईसोफेगस में वो है वेब्स और रिंग्स का बन जाना, ठीक है। वेब्स और रिंग, लोअर ईसोफेजल रिंग जो है वो डिस्फेजिया करवाएगी। तो ये इटियोलॉजी आपको सारी याद होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है ओरल एंड ईसोफेजल कैंडिडियासिस। ये जो फंगस है कैंडिडा एल्बिकन, ये नॉर्मल माउथ कमेंसल ही है, हमारे माउथ में होता है, ठीक है, लेकिन ये प्रोलिफरेट करेगा और थ्रश प्रोड्यूस कर देगा अगर पेशेंट की इम्यूनिटी जब सप्रेस होगी, ठीक है। जैसे डेबिलिटेटेड पेशेंट्स में, या वो पेशेंट्स जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिसीव करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है, तो उनमें ये प्रोलिफरेट करेगा और थ्रश करवाएगा। तो इसमें टंग पर और बकल म्यूकोजा पर वाइट किस्म के पैचेस नज़र आएंगे। साथ में पेशेंट को पेनफुल स्वेलोइंग होगी, यानी ओडिनोफेजिया की कंप्लेन होगी, जो सजेस्ट करता है कि अब ये फेरेंजल और ईसोफेजल कैंडिडियासिस में कन्वर्ट हुआ है। ओरल के बाद ईसोफेगस और फेरेंक्स को इन्वॉल्व किया है। तो इसमें ट्रीटमेंट हमने क्या देना होता है? नाइस्टेटिन, निलस्टेट ड्रॉप्स होते हैं 10 से 20 ml। ये फिगर भी देखें, ये नाइस्टेटिन जिस निलस्टेट के नाम से आते हैं, ये ड्रॉप्स 10 to 20 ml हमने 6 आवरली यानी हर 6 घंटे के बाद पेशेंट को देने, अगर माइल्ड टू मॉडरेट केस है, ठीक है, ओरल या ईसोफेजल कैंडिडियासिस का। अगर मॉडरेट से सीवियर केस है तो आप क्या करेंगे, उनमें भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। कौन सी ड्रग्स यूज़ करेंगे उनमें? मॉडरेट टू सीवियर में कीटाकोनाजोल टैबलेट है जो कि नीजोराल के नाम से आती है, ठीक है। ये 200 मिलीग्राम की टैबलेट नीजोराल, 1 या 2 टैबलेट सिंगल डोज डेली देना होता है
और ये याद रखिएगा कि इसको आपने गैस्ट्रिक एसिड सप्रेसर्स के साथ नहीं देना, लाइक H2 ब्लॉकर्स या एंटासिड्स के साथ नहीं देना ये कीटोकोनाजोल, ठीक है। तो ये सीवियर केस में। और अगली ये डायफ्लूकैन जो है ये फ्लूकोनाजोल है, जो कि 200 मिलीग्राम, ये आप फर्स्ट डे पे 200 ही दोगे, लेकिन फिर आपने 100 मिलीग्राम देनी है सिंगल डोज, 7 से 10 दिनों तक पेशेंट खाएगा, ठीक है। पहले दिन पे 200, फिर बाद में। ये आप दोगे अगर मॉडरेट से सीवियर केस है ओरल या इसोफेजियल कैंडिडियासिस का। उसके बाद ये टेबल है जिसमें कॉजेज़ ऑफ इम्पेयर्ड टेस्ट गिवन है, ठीक है। ओरल हम पढ़ रहे हैं तो इम्पेयर्ड टेस्ट, एक तो ज़ीरोस्टोमिया, जब ड्राई माउथ होता है तो पेशेंट का जो टेस्ट है वो अल्टर होता है। ड्रग्स, जब मेट्रोनिडाजोल, उसमें मेटालिक का आफ्टर टेस्ट होता है, ठीक है। कार्बिमाजोल थायराइड में जो देते हैं, लिथियम, और जो एंटीसाइकोटिक है, और इसके अलावा एज ए एंटीसाइकोटिक यूज़ होती है। इसके अलावा जो पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक, इनमें इम्पेयर टेस्ट की कंप्लेन होती है पेशेंट को। जब माउथ में रेडिएशन थेरेपी होती है तो उससे भी होगा, वायरल इन्फेक्शन से, और सेंसरी लॉस हो जाए तो ऑब्वियसली टेस्ट सेंसेशन इम्पेयर होगी। अब ये थोड़ा सा टॉपिक रिलेटेड है, तो इन्फेक्शियस ईसोफेजाइटिस हम इरफान मसूद से देखें तो इन्फेक्शियस ईसोफेजाइटिस हमेशा जो है ज़्यादातर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में होती है। पेशेंट को ओडिनोफेजिया होगा, यानी पेनफुल स्वेलोइंग की कंप्लेन होती है। तो इसमें डिफरेंट पैथोजेंस होते हैं, जैसे हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होगा, तो आपको थोड़ी सी इसने पैथोलॉजी भी लिख दी है, ठीक है, कि आपको पंच्ड आउट अल्सर्स मिलेंगे, ठीक है। अल्सर स्मॉल होंगे, छोटे छोटे होंगे, लेकिन वो डीप होंगे, जिस तरह पंच आउट हुए हुए हों। तो मल्टी न्यूक्लियर जाइंट सेल्स बन जाते हैं इसमें, विथ इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन इन द एपिथेलियल सेल एट द मार्जिन ऑफ अल्सर। जब आप बायोप्सी लोगे अल्सर के मार्जिन से, तो आपको उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स मिलेंगे, और उनमें इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स होंगी, ठीक है, इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स। और इसमें फिर आपने IVSI क्लोवर ट्रीटमेंट देना होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स ईसोफेजाइटिस। इसके अलावा साइटोमेगेलोवायरस की वजह से अगर हो रहा है ईसोफेजाइटिस, तो ये टिपिकली लीनियर अल्सर्स बनाएगा। उसमें पंच्ड आउट थे, साइटोमेगेलोवायरस जो है लीनियर अल्सर्स प्रोड्यूस करता है। ये होते बड़े हैं अल्सर्स, लार्ज होते हैं, लेकिन सुपरफिशियल होंगे। वो पंच्ड आउट था, यानी अल्सर तो छोटा था लेकिन डीप था। ये है सुपरफिशियल लेकिन बड़ा अल्सर है, तो लीनियर अल्सर होता है। इसमें दोनों मिलेंगे, हमें इंट्रा न्यूक्लियर भी मिलेगी, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन भी मिलेगी। जबकि हर्पीस में सिर्फ हमें इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन मिल रही थी, यहाँ साइटोप्लाज्म में भी हमें बायोप्सी में सेल्स में मिलेंगी। इसमें भी आपने IV गैंसिक्लोविर जो है एंटीवायरल देना होता है IV में, ठीक है, गैंसिक्लोविर। थर्ड, कैंडिडा एल्बिकन, जो अभी हमने नाम से भी डिस्कस किया, तो इसमें पैची ग्रे वाइट किस्म की सूडो मेम्ब्रेन्स बनती हैं, ठीक है, और ये प्रोड्यूस करते हैं, ईस्ट प्रोड्यूस करता है, और डेंसली मेटेड फंगल हाइफी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये फंजाई जो है ईस्ट और फंगल हाइफी प्रोड्यूस करेगा, जो सूडो मेम्ब्रेन बनी है, पैची ग्रे वाइट सूडो मेम्ब्रेन। इसमें हम ओरल फ्लूकोनाजोल दे रहे हैं, जो मैंने आपको दिखाई डाइफ्लूकैन के नाम से, या फिर हम नाइस्टेटिन ओरल सस्पेंशन जो है, ओरल ड्रॉप्स जो है, ये देते हैं पेशेंट को एवरी 6 आवर्ली। दैट्स इट। यहाँ पर ये टॉपिक डिटेल में डिस्फेजिया कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स। अच्छा जी, अब हम जो है क्विक रिव्यू करेंगे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी चैप्टर का जो टॉपिक है ईसोफेजियल डिसऑर्डर्स। ये इरफान मसूद से हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। जो हमने पढ़ा डिस्फेजिया मतलब है कि डिफ़िकल्टी हो स्वेलविंग में, लेकिन ओडिनोफेजिया का मतलब है कि पेन हो स्वेलविंग पे, ठीक है। तो डिस्फेजिया की 2 टाइप्स होती हैं, या तो ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया होगा या ईसोफेजियल डिस्फेजिया होगा। ओरोफेरेंजियल का मतलब है कि इसमें डिस्फेजिया में स्वेलविंग जो मूवमेंट होती है हमारी, वो इनिशिएट करने में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है, मसला होगा, डिफ़िकल्टी होगी कि हम स्वेलोइंग इनिशिएट नहीं कर पा रहे, तो उसको कहेंगे ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया। और इसमें साथ में पेशेंट को चोकिंग या एस्पायरेशन हो सकती है फूड की, वो फूड जो है लंग्स में या नेज़ल लंग्स में जा सकता है, या नाक से आ सकता है, नेज़ल रीगर्जिटेशन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि स्वेलोइंग मूवमेंट अभी स्टार्ट ही नहीं हो पा रही, इनिशिएट ही नहीं हो पा रही। तो ये वाला डिस्फेजिया जो है लिक्विड्स के लिए ज़्यादा होता है बनस्पत सॉलिड्स के लिए, और इसको हम वीडियो फ्लोरोस्कोपी के थ्रू जो है डायग्नोज करते हैं। वीडियो फ्लोरोस्कोपी जो है इसमें डायनामिक एक्सरे प्रोसीजर ही होता है, जिसमें स्वेलोइंग का जो प्रोसेस है वो पूरा विजुअलाइज किया जाता है, ठीक है, उसकी पूरी एनाटमी प्रॉब्लम जो भी है स्वेलोइंग के साथ, एस्पायरेशन, कहाँ कहाँ फूड जा रहा है। इसमें ना पेशेंट को हमने कुछ लिक्विड या सॉलिड मटेरियल खिलाना होता है, जो कि बेरियम के साथ मिक्स हुआ फूड होता है, वो खिला के फिर हम कंट्रास्ट मटेरियल ये उसको खिलाया, और हमने एक्सरेज पे जो है उसका पूरा स्वेलोइंग प्रोसेस देखना होता है, ठीक है।
और इसकी फिर वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। तो ये इसकी डायग्नोसिस होती है ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया की। ओरोफेरेंजियल क्यों हुआ है, कॉजेज़ क्या हैं, न्यूरोलॉजिकल होंगे या स्ट्रक्चरल। न्यूरोलॉजिकल वो क्यों इनिशिएट नहीं कर पा रहा स्वेलोइंग मूवमेंट, उसको बल्बर पाल्सी है या सूडो बल्बर पाल्सी हो सकती है, मायस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है, या इवन स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रक्चरली कोई कॉज वहाँ पे ओरल कैंसर है जिसकी वजह से वो ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया हो रहा है, या ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम। ज़ेंकर डायवर्टिकुलम में जो पाउच बन जाता है अपर ईसोफेगस में, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है डिस्फेजिया का, जो हमने पैथोलॉजी में भी डिस्कस किया था। तो ये भी एक स्ट्रक्चरल कॉज है ईसोफेजियल ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया का। अगली टाइप है डिस्फेजिया की ईसोफेजियल डिस्फेजिया। ओरोफेरेंजियल, अब ईसोफेजियल। ईसोफेजियल में क्या होगा कि जो भी जब पेशेंट ने स्वेलो कर लिया फूड, तो अब उसको ऐसे महसूस होगा स्टिकिंग सेंसेशन, जैसे कि जो खाना है वो मेरे गले में, थ्रोट में चिपक गया हो, ईसोफेगस में चिपक गया हो। इस तरह की स्टिकिंग सेंसेशन फूड की उसको होगी आफ्टर स्वेलोइंग। तो इसमें अगर ईसोफेजियल डिस्फेजिया में कोई ऑब्स्ट्रक्टिव लेजन है, कोई रुकावट है, तो वो सॉलिड्स के लिए डिस्फेजिया ज़्यादा करवाएगी बनस्पत लिक्विड के लिए। ठीक है, ओरोफेरेंजियल में लिक्विड्स के लिए ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर या ऑब्स्ट्रक्टिव लेजन होगी या मोटिलिटी डिसऑर्डर। ऑब्स्ट्रक्शन है तो जाहिर सी बात है सॉलिड को रोकेगी, लिक्विड तो इजीली चला जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव लेजन को हमने एंडोस्कोपी करके देखना होता है, डायग्नोस करना होता है, और बायोप्सी भी करनी होती है कि वो कार्सिनोमा है, मैलिग्नेंसी है, क्या है। अगर वो ईसोफेजियल डिस्फेजिया मोटिलिटी डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है तो दोनों के लिए होगा, सॉलिड्स के लिए भी और लिक्विड्स के लिए। मोटिलिटी डिसऑर्डर्स को हम मैनोमेट्री के थ्रू डायग्नोस करते हैं और हम बेरियम स्वेलो करवाते हैं। ठीक है, मोटिलिटी डिसऑर्डर देखने के लिए मैनोमेट्री एंड बेरियम स्वेलो। इस मैनोमेट्री में जो है प्रेशर और कॉन्ट्रैक्शन जो है मसल्स की स्वेलोइंग के दौरान वो हमने मेजर करनी होती है। और अगर बहुत ही वीक या बहुत ओवरली स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है पूरे ईसोफेगस में, तो वो सारी एबनॉर्मल पैटर्न जो है हमें इसमें पता चलता है। तो जो भी मोटिलिटी डिसऑर्डर होगा, तो जैसे लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर का डिसफंक्शन है, या ईसोफेगस की स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही हैं, या पेरिस्टालिसिस एब्सेंट हैं, वीक हैं, वो सारी चीज़ें हमें इसमें मैनोमेट्री में पता चलती हैं प्रेशर के ज़रिए। और दूसरी उसके बाद है कि ईसोफेजियल डिस्फेजिया प्लस अगर पेशेंट को ओडिनोफेजिया भी हो रहा है, ठीक है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, और इसके अलावा पेन ड्यूरिंग स्वेलिंग भी है, तो हम कहते हैं कि ये ईसोफेजाइटिस है, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द ईसोफेगस है। वो ईसोफेजाइटिस के क्या कॉजेज़ हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, मोटिलिटी डिसऑर्डर हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन में स्ट्रक्चर बना है, ईसोफेजियल वेब भी हो सकता है, शेड्स की रिंग्स, या ईसोफेजियल कार्सिनोमा। या मोटिलिटी अगर डिसऑर्डर है तो उसमें एकलेजिया आ जाता है और डिफ्यूज़ ईसोफेजियल स्पाज़म। ठीक हो गया।